हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 6 की मैराथन क्लास लेंगे, जिसमें हम लोग क्लास 6 के सारे चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यह जो मैराथन क्लास है ये ऑल चैप्टर 6 कवर करेगा। ठीक है, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एमपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ भी साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस आता है, हर सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो है आप देखेंगे न्यू एनसीईआरटी है, विज्ञान का पहला अनूठा संसार जो जिज्ञासा वाला है उसका पहला ही चैप्टर है। तो टीचिंग एग्जाम्स नोट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो विज्ञान क्या है, सबसे पहले विज्ञान को समझते हैं कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान ज्ञान और प्रक्रियाओं का व्यवस्थित तरीका होता है। ज्ञान का और प्रक्रियाओं का क्या है, व्यवस्थित तरीका विज्ञान कहलाता है। हम अपने चारों तरफ दुनिया को समझने में मदद करते हैं। विज्ञान में हम प्रश्न पूछते हैं, अवलोकन करते हैं, अनुमान लगाते हैं और परीक्षण करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए मौसम का पूर्वानुमान, मोबाइल का उपयोग, खाना पकाना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अनुमान आधारित ही चीज़ों का पता लगाते हैं। तो एक तरीके से ये साइंस ही तो है। ये साइंस के माध्यम से ही हम चीज़ों का क्या कर पाते हैं, ये साइंस के माध्यम से हम चीज़ों का पता लगा पाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना मोबाइल का उपयोग हो गया, खाना पकाना, अनुमान लगाना, ये सारी चीज़ें। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं विज्ञान का महत्व। इसका महत्व क्या है समझते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जीवन को आसान बनाना, बिजली, मोबाइल, परिवहन, ये सब क्या है, विज्ञान के महत्व में ही आएगा। क्योंकि हमारे जीवन को क्या आसान बनाता है। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जो आपके एग्ज़ाम लायक नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे। तो जीवन को आसान बनाता है, बिजली होनी चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, समस्याओं का समाधान कौन करता है, बीमारियों का इलाज, ये सब कुछ विज्ञान ही करता है। इसलिए विज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, नई खोज और टेक्निक जो है विज्ञान के द्वारा है। शिक्षा में भूमिका, जिज्ञासा बढ़ाना और सोच क्या करना, विकसित करना, ये सब कुछ यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान क्या करता है, जिज्ञासा बढ़ाता है, सोच विकसित करता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, विज्ञान के महत्व को दर्शाती हैं। हम लोग टू द पॉइंट चीज़ों को कवर करेंगे। विज्ञान की प्रक्रिया में अगर मेथड की बात की जाए तो सबसे पहले आप देखेंगे साइंटिफिक मेथड, क्योंकि ये आप डायरेक्टली पूछा जाता है। किस तरीके से डायरेक्टली आप देखेंगे तो पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। पैडागॉजी, साइंस के पैडागॉजी में स्टेप 1 अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व यानी विज्ञान क्या सिखाता है कि आपको कोई भी चीज़ अवलोकन करना है, ऑब्जर्व करना है। घटना वस्तु को ध्यान में देखना है, घटना वस्तु को ध्यान में देखना है। क्या करना है, जैसे कोई घटना हो रही है, कोई वस्तु के द्वारा उस घटित हो रही चीज़ें, तो क्या हो रहा है, वो ऑब्जर्व हो रहा है यानी अवलोकन हो रहा है। ठीक है, तो जब कोई भी वस्तु या घटना को आप देखते हैं, ध्यान से देखना, तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन या अवलोकन कहलाता है। ठीक है, जैसे पत्ते का रंग बदलना, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। आप देखेंगे कि पहले ग्रीन कलर का था, फिर वो येलो हो गया, तो क्या हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, अवलोकन करते हैं हम लोग, उसको ध्यान से देखते हैं। तो साइंस में उसको क्या कहा जाता है, अवलोकन या फिर ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। उसी तरीके से क्वेश्चन, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे, क्योंकि साइंस हमेशा डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तरीके से जो होता है वो प्रश्न खड़ा करता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैसे पत्ते का रंग क्यों बदलता है, तो ये क्वेश्चन मेथड होता है। तो ये पैडागॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, थर्ड स्टेप अनुमान, यानी कि पहला स्टेप हम लोगों ने क्या देखा, साइंटिफिक मेथड का पहला स्टेप अवलोकन करना होता है, यानी ऑब्जर्व करेंगे आप, फिर क्वेश्चन पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। तीसरा उसका अनुमान लगाएंगे, मतलब हाइपोथेसिस। ठीक है, संभावित उत्तर का अनुमान लगाएंगे, हाँ ये इसलिए हो सकता है, ऐसा हो सकता है, शायद मौसम के बदलाव से पत्ते का रंग क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे हाइपोथेसिस। फिर बात करें परीक्षण। परीक्षण जो है एक्सपेरिमेंट या फिर टेस्ट, अनुमान को जांचना, अनुमान को क्या करना, जांचना। अब जो हम लोगों ने देखा है, समझा है, उसकी क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे। यानी अब देखेंगे कि अलग अलग मौसम में पत्तों का रंग क्या होता है, बदलते रहता है। इसका तात्पर्य ये है कि हाँ इस तरीके से चीज़ों में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो हमने साइंटिफिक मेथड के 4 स्टेप पढ़े। सबसे पहला आप
साइंस कहता है कि आप कोई भी चीज़ अगर देख रहे हो तो उसको क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, यानी घटना वस्तु को ध्यान से देखोगे। सेकंड, उसको क्वेश्चन करोगे क्यों हो रहा है, कैसे। फिर उसका हाइपोथेसिस, अनुमान लगाओ कि हाँ कि ये इस कारण से हो रहा है। फिर चौथा होता है परीक्षण करना, जांचना, ठीक है ना, कि हाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे इस तरीके से। और लास्ट में आपका निकल के आता है रिजल्ट, ठीक है। लास्ट में क्या निकल के आता है, रिजल्ट, यानी एनालिसिस एंड कंक्लूजन, निष्कर्ष निकलता है कि सर्दियों में पत्तों का रंग बदलता है। सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसलिए पत्तों का रंग क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। अब बात करें विज्ञान और रोज़मर्रा का जीवन कैसा होता है। तो खाना पकाना कौन सा परिवर्तन में आएगा, खाना पकाना रासायनिक परिवर्तन। खाने का पकना कौन सा परिवर्तन है, तो खाने का पकना जो है रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। किसमें, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। मोबाइल, टीवी, रेडियो, ये कौन सा, ये टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, लेकिन साइंस ही है ना, बिना साइंस के थोड़ी कुछ हो सकता है, तो ये साइंस में ही आ जाएगा। फिर है आपका मौसम का पूर्वानुमान, हम मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, यह क्या है, एक तरीके से पर्यावरण विज्ञान है, ठीक है। स्वास्थ्य और दवा, जीवन रक्षा, स्वास्थ्य और दवा जीवन की रक्षा करता है। अगर स्वस्थ रहेंगे मेडिसिन वगैरह, तो हमारा जो जीवन है वो क्या होगा, स्वस्थ होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे रोज़मर्रा के काम में भी विज्ञान का बहुत अहम रोल रहता है। खाना पकाना या फिर मोबाइल, टीवी, रेडियो का देखना, मौसम का अनुमान लगाना, स्वास्थ्य और दवाइयाँ, ये सारा कुछ। ओके, नेक्स्ट बात करें विज्ञान सीखने की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से बेस्ड होता है विज्ञान आपका, तो आपको याद रखना है जिज्ञासा पर आधारित, क्यूरियोसिटी बेस्ड होता है। व्यवस्थित अध्ययन यानी सिस्टमेटिक होता है, यानी कि जिज्ञासा, एक जिज्ञासु होता है, एक साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें जिज्ञासु के आधार पर होती है। व्यवस्थित अध्ययन यानी सिस्टमेटिक होता है। प्रमाण पर आधारित होता है, एविडेंस बेस्ड होता है, क्योंकि साइंस कही सुनी बातों पर बिलीव नहीं करता जब तक उसको कोई प्रमाण ना मिल जाए, ठीक है। सत्यापन योग, वेरीफिएबल होता है, यानी कि जो भी चीज़ें सीख रहा है या सिखाई जा रही है तो वो क्या हो रही है, वो सत्यापित हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, सतत विकासशील, यानी कि इवॉल्विंग नेचर, और जो भी चीज़ एक्सपेरिमेंट है उसमें नेचर को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। तो किन किन आधारों पर होता है, तो ये आप पाएंगे कि जिज्ञासा पर आधारित, व्यवस्थित अध्ययन, प्रमाण पर आधारित, सत्यापन योग्य और सतत विकास, इन्वॉल्विंग नेचर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें उदाहरण और गतिविधियाँ किस तरीके से यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। एक्टिविटी 1, जैसे पानी में चीनी नमक घोल ऑब्जर्व करना, एक्टिविटी दिया हुआ है ना कि भाई आप डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे साइंस के थ्रू, तो सबसे पहले एक एक्टिविटी लेते हैं, आपके साइंस में भी दी गई है कि पानी में नमक के घोल को घोलना, उसको ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से नमक और चीनी सब घुल रहा है। तो एक्टिविटी 2 है अलग अलग सतहों पर पानी के बूंदें गिराएं और सरफेस टेंशन को समझाएं और रंग बदलने की पत्ती की ऑब्जर्व, यानी इस तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं कि पानी में नमक चीनी को घोलेंगे, ठीक है, और अलग अलग सतहों पर बूंदें गिराकर सरफेस टेंशन को समझा सकते हैं, पत्तों में रंग कैसे बदलता है उसको समझा सकते हैं। तो ये एक्टिविटी भी दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। अब बात करें कुछ की पॉइंट्स की, तो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करें तो साइंस, जो कि आप देखेंगे साइंस क्या है, ज्ञान और प्रक्रिया, ज्ञान और प्रक्रिया का ही एक माध्यम है, ज्ञान और प्रक्रिया का क्या है, माध्यम है। साइंटिफिक मेथड ऑब्जर्व, सबसे पहला मेथड क्या होता है, सबसे पहला अवलोकन करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अवलोकन ऑब्जर्व करना। फिर प्रश्न पूछना, दूसरे, ये पहले नंबर पे आता है साइंटिफिक मेथड पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन करना, तीसरे नंबर पे हाइपोथेसिस, ठीक है ना, उस पर विचार करना, और एक्सपेरिमेंट प्रयोग चौथे नंबर पे, लास्ट में निष्कर्ष पांचवें नंबर पे। तो कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप। सबसे पहले अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर हाइपोथेसिस, उसका अच्छे से विचार करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे, और लास्ट में निकलेगा कंक्लूजन, ठीक है। डेली लाइफ एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, फूड, मोबाइल, मेडिसिन, वेदर, ये सब हम लोग साइंस ही इस्तेमाल कर रहे हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्यूरियोसिटी और सिस्टमेटिक और एविडेंस बेस्ड वेरीफाइबल इन्वॉल्विंग होना चाहिए, इसकी विशेषताएं हैं।
चलिए, किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि विज्ञान क्या है, उसके उदाहरण को समझाइए। विज्ञान का महत्व क्या है, साइंटिफिक मेथड के स्टेप पूछ सकता है। साइंटिफिक मेथड के स्टेप याद रखना है आपको, 5 स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रोजमर्रा जीवन में विज्ञान के उदाहरण दीजिए और छात्रों के लिए सरल एक्सपेरिमेंट बताइए। जीवन की विशेषताएं लिखिए और ऑब्जर्व और हाइपोथेसिस अंतर, ये सब चीज़ें। तो आप देखेंगे चैप्टर 1 में ज़्यादा कुछ नहीं था, हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे कवर होता है। जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये आपको साइंटिफिक मेथड जरूर याद रखना है। ठीक है ना, पहला मेथड अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, अनुमान परीक्षण, फिर परिणाम और निष्कर्ष। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 यानी भोजन के घटक। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज़रूर ज्वाइन करिए। और अगर आपको ये सारे नोट चाहिए तो आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन वाले नंबर पर कांटेक्ट करना है। चलिए अब आगे बात करें अध्याय का परिचय। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो सबसे पहले अध्याय के बारे में समझते हैं कि इसमें है क्या। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि यह शरीर के विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक होता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि भोजन में कौन से पोषक तत्व होते हैं और उनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले भोजन के मुख्य पोषक तत्वों की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्या करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। कहाँ से आता है ये, चावल, गेहूँ, आलू, मक्का, दालें, ये सब जो है यहाँ से, यानी चावल, गेहूँ, आलू, मक्का, दालों से ये स्रोत है प्राप्त होता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वह सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्रोत चावल, गेहूँ, मक्का या फिर दालें। अगला हमारा आता है क्या, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ कहाँ प्रोटीन पाया जाता है इसको समझिएगा। स्रोत क्या क्या है, दूध, दाल, मांस, अंडा, पनीर और सोयाबीन, ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। तो शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए दूध, दाल, मांस, अंडा, पनीर और सोयाबीन इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात करें फैट, वसा, ऊर्जा का उच्च स्रोत, शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब फैट जो है, वसा जो है, ऊर्जा का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत होता है, जो ये भी शरीर को क्या करता है, ऊर्जा देता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि ऊर्जा कौन कौन दे रहा है। एक तो कार्बोहाइड्रेट दे रहा है और दूसरा फैट या वसा दे रहा है। और प्रोटीन का काम होता है शरीर की वृद्धि को, कोशिकाओं की मरम्मत करना। तो फैट आपको पता है सारी ऑयली चीज़ जितने भी हैं वो सब में, नट्स हो गया, मक्खन हो गया, तेल, घी, सब में फैट पाया जाता है। ओके, अब विटामिन का क्या, विटामिन का सबसे जो मेन काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। विटामिन का क्या काम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। विटामिन ए, बी, सी, डी, ये सभी विटामिन इसमें पाए जाते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट बात करें, हाँ, मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं शरीर के कार्यों और हड्डियों, दांतों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उदाहरण के तौर पर कैल्शियम, लोहा आदि शरीर के कार्यों और हड्डियों, दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, लोहा, ये सभी चीज़ें। फिर पानी, पानी क्या है, पाचन, रक्त संचार और ताप नियंत्रण में ये हेल्प करता है। पाचन में, रक्त संचार में, ताप नियंत्रण में ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारी, सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो न्यूट्रिशन में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। अब संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित यानी बैलेंस डाइट। ठीक है, सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में लेने पर शरीर को संतुलित आहार प्राप्त होता है। सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में लेने पर शरीर को क्या होता है, संतुलित आहार प्राप्त होता है। संतुलित आहार से शरीर का विकास, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है। भाई देखिए, बैलेंस, अगर आप अच्छे प्रॉपर तरीके से बैलेंस फूड ले रहे हैं तो आपकी बॉडी का विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा। पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न रोग हो सकते हैं, जैसे विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स हो सकता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है। विटामिन डी, रिकेट्स, विटामिन सी, स्कर्वी।
ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या फंक्शंस होते हैं, यानी पोषक तत्व के क्या क्या काम होते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। पोषक तत्व, इधर आपके पोषक तत्व दिए हैं, इधर कार्य दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट हमने बताया, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है ना, ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन वृद्धि और मरम्मत करना। वसा भी ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि वसा कार्बोहाइड्रेट जो ऑयली चीज़ें होती हैं या फिर जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो सभी एनर्जी देता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के मरम्मत में सहायता करता है। विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मिनरल्स धीरे शरीर के कार्यों का बैलेंस करता है। पानी पाचन और ताप में क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी मिनरल शरीर के कार्यों का बैलेंस करता है और पानी जो है पाचन और ताप को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। भोजन में पोषक तत्वों की पहचान, भोजन में पोषक तत्वों की पहचान की अगर बात किया जाए तो डिक्टेशन टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए इसको तो नोट ही कर लीजिएगा। ये टीचिंग एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है ना, चाहे वो सीटेट हो या फिर एमपीटेट हो। मंड की जांच, स्टार्च की जांच कैसे कर सकते हैं, स्टार्च की जांच के लिए आयोडीन के कुछ बूंदे भोजन में डालते हैं। आयोडीन के कुछ बूंदे भोजन में डालें, यदि रंग नीला काला हो जाए तो इसमें मंड मौजूद है। ठीक है, यानी कि एक और आलू एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आलू जो होता है ना, उसमें अगर आप आलू में थोड़ा सा आयोडीन की बूंदे डालते तो उसका भी रंग ब्लैक नीला हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें स्टार्च है। या कुछ भोजन में भी डालने पे कलर चेंज हो जाए, नीला या फिर काला हो जाए, तो उसका मतलब उसमें क्या है, मंड स्ट्रांग होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण के तौर पर बात किया जाए, चावल और आलू कार्बोहाइड्रेट, चावल और आलू कार्बोहाइड्रेट, दाल अंडा दूध प्रोटीन, ठीक है, घी और तेल वसा, हरी सब्जियां फल विटामिन, दूध और पनीर कैल्शियम, यानी वेरी इंपॉर्टेंट। चावल और आलू आप खाते हैं, चावल आलू खाने से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट जो कि फैट को बढ़ाता है। ठीक है ना। दाल अंडा दूध आप खाते हैं तो प्रोटीन, इसलिए दालें खानी चाहिए, एग्स खाने चाहिए जो नॉनवेज हैं, मिल्क लेना चाहिए, प्रोटीन मिलता है। घी ऑयल वसा ये भी एनर्जी देता है। हरी सब्जियों से विटामिन प्राप्त होता है। दूध और पनीर से क्या, कैल्शियम। ओके, चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि की पॉइंट्स के रूप में आपको याद रखना है। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, शरीर को ऊर्जा और पोषण देता है। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। पोषक तत्वों के कार्य स्पष्ट होने चाहिए। टीचिंग एग्जाम में रोज़मर्रा के उदाहरण देने से बेहतर बनते हैं, मतलब कि इस तरीके से प्रश्न आपके टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, प्रश्न इस तरीके से आ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। हम लोग स्पीड के साथ चलेंगे। चलिए, तो हमारा लगभग चैप्टर जो 2 था यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 3। आगे हमारा चैप्टर 3 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तंतुओं में वस्त्र, यानी फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तंतुओं में वस्त्र, फाइबर टू फैब्रिक के बारे में जानेंगे, जो कि एमपीटेट वर्ग 1, 2, 3 सीटेट्स और सभी शिक्षक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं वस्त्र क्या होते हैं। वस्त्र हमारे शरीर को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी जानते हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को देखेंगे। तो हमारे शरीर को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वस्त्र हमें ठंडी गर्मी वर्षा धूप कीट पतंगों से बचाता है। वस्त्र शरीर को सुंदर बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर प्रारंभिक मानव और वस्त्र की बात किया जाए, किस तरीके से प्रारंभिक मानव और वस्त्र आए, तो सबसे पहले बात करें तो प्रारंभिक मानव पेड़ की छाल, पशुओं की खाल, पत्तियों से शरीर ढकता था। मतलब पहले के समय जब हमारे क्लॉथ्स नहीं हुआ करते थे तो पेड़ की छालों से, पशुओं की खालों से, पत्तियों से शरीर ये लोग ढका करते थे। समय के साथ मानव ने कटाई बुनाई सब कुछ सीख ली तो फाइनली क्लॉथ्स बनना शुरू हो गए। फिर बात करते हैं फाइबर, तंतु, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तंतु होता क्या है, फाइबर, बहुत पतले धागे जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, तंतु कहते हैं। बहुत पतले धागे जैसे पदार्थ को तंतु कहा जाता है। तंतु से सूत यानी यार्न बनता है। तंतु से क्या बनता है, यार्न। सूत से वस्त्र यानी फैब्रिक बनते हैं। ठीक है, तो तंतु
बहुत पतले धागे जैसे पदार्थ को तंतु कहते हैं। तंतु से सूत यार्न बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत एकदम से पतला 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 धागा होता है उसको तंतु कहते हैं। तंतु से क्या बनेगा? यार्न। ठीक है, तंतु से क्या बनता है? यार्न बनता है। सूत से वस्त्र बनेगा। देखिए, सबसे पहला धागा होता है जो तंतु के छोटे छोटे धागे होते हैं, उससे बनता है क्या? उस तंतु से बनता है। जो धागे होते हैं वो तंतु कहलाते हैं। ठीक है, तंतु, तंतु से क्या बना? सूत बनता है। ठीक है, सूत बहुत पतला होता है। फिर उससे बनते हैं फैब्रिक यानी वस्त्र। स्टेप समझ में आया? तंतु, फिर सूत, फिर वस्त्र, ये 3 स्टेप होंगे। ठीक है ना, बहुत पतले धागे नुमा होता है तंतु, फिर सूत बना, फिर वस्त्र बनता है, उसको फाइबर कहते हैं या तंतु कहा जाता है। तंतु के प्रकार 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक तंतु और दूसरा होता है कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम। प्राकृतिक तंतु क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। कृत्रिम तंतु केवल यह इनके नाम है जो आर्टिफिशियल होते हैं, जैसे आप देखेंगे नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियल तंतु हैं। ठीक है, प्राकृतिक तंतु में बात करें तो नायलॉन और पॉलिएस्टर, जो कपड़े नायलॉन और पॉलिएस्टर के होते हैं वो एक्चुअल में प्राकृतिक नहीं होते हैं, वह आर्टिफिशियल तंतु में आते हैं। प्राकृतिक तंतु यह प्रकृति से ही प्राप्त होता है, या तो पौधों से या फिर पशुओं से, 2 ही स्रोत हैं इसके। ओके, पौधों से प्राप्त होता है जैसे कपास और जूट। पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु कौन कौन से हैं? पौधों से आप या तो कपास ले लीजिए या फिर जूट ले लीजिए, ये दोनों ही पौधों से प्राप्त होता है। सबसे पहले कपास की बात की जाए तो कपास क्या होता है? आप देखिए, कपास के पौधों से प्राप्त होती हैं। कपास के पौधे के फल को बॉल कहा जाता है। बॉल में कपास के रेशे होते हैं। गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, कपास जो है, और आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कपास पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात में। ठीक है ना, कहाँ पे? गुजरात। तो कपास के पौधों से प्राप्त होते हैं। कपास के पौधे फल को, कपास का जैसे कपास का जो पौधा होता है ना, तो उसका जो ऊपर का होता है बॉल, उसको बॉल कहा जाता है। ऊपर के हिस्से को, फल को। बॉल में कपास के रेशे होते हैं और गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं। अब कपास से वस्त्र बनने की प्रक्रिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है चुनाई यानी गिनिंग। कपास के रेशों से बीज अलग करने की प्रक्रिया पहले हाथ से फिर मशीनों से इसका इस्तेमाल होता है। तो कपास से सबसे पहले देखें कैसे वस्त्र बनते हैं। सबसे पहले चुनाई होती है, गिनिंग, चुनाई, चुनाई। ठीक है ना, फिर कटाई होगी, फिर बुनाई होगी। 3 स्टेप्स होता है। कपास के रेशों से बीज अलग किया जाता है, उसको चुनाई कहते हैं या गिनिंग कहा जाता है। पहले हाथ से फिर मशीनों से। हाथों से कपास को और उसमें जो दाने होते हैं उसको अलग किया जाता है, इसको चुनाई कहेंगे। फिर कटाई होती है, यानी कपास के रेशों से सूत बनता है। कपास के रेशों से सूत बनना तो कटाई कहलाएगा, यानी या तकली, चरखा, आधुनिक मशीनों से उसको सूत में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर वो वेविंग होगा यानी बुनाई वो। ठीक है, सूत से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया करघे पर होती है। लूम, लूम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? लूम। आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बुनाई 2 प्रकार की होती है, या तो हाथों से, हाथ करघा, या पावर लूम। ठीक है, हाथ करघा या फिर पावर लूम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कपास से जो बुनाई होती है कितने स्टेप में? 3 स्टेप, चुनाई, कटाई और बुनाई। अब जूट की बात करें। जूट ये भी एक प्लांट से मिलने वाला पौधा है। तो यहाँ पे बात करें, जूट के पौधों से प्राप्त होती है। क्या क्या प्राप्त होती है? तो पौधों से प्राप्त होगा जूट, तनों से। जूट जो तनों से मिलता है, रूट से नहीं, तने से मिलता है, ये याद रखना है आपको। वर्षा ऋतु में नदियों के किनारे उगाई जाती हैं। जूट से बनने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है? जैसे बोरा बनता है, रस्सियाँ, चटाइयाँ, थैले। ठीक है, जूट से कपड़े नहीं बनते, कपास से कपड़े बनते हैं, बट जूट से बनने वाली बहुत सारी अन्य वस्तुएं हैं। बोरे बनते हैं, वो आलू के गट्ठे में जो आते हैं। रस्सियाँ बनती हैं, चटाइयाँ बनती हैं, बहुत सारे थैले वगैरह बनते हैं। ठीक है, मैट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सब किससे? जूट से। जो कि जूट कहाँ से मिलता है आपको? तनों से मिलता है, और वर्षा ऋतु में नदियों के किनारे पे उगते हैं। पशुओं से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं? पशु से ऊन और रेशम। ठीक है, तो हमने देखा पौधों से प्राप्त होने वाले, एक कॉटन हो गया, दूसरा जूट हो गया। पशुओं से 2 चीज़ें मिलती हैं, ऊन और रेशम। तो ऊन की बात करें
तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भेड़, बकरी, ऊँट या खरगोश से प्राप्त ऊनी कपड़े ठंड से बचाते हैं। ऊन प्राप्त करने की प्रक्रिया रोए काटना, धोना, रंगाई, कटाई, बुनाई, ये सब क्या है, ऊन से प्राप्त प्रक्रिया है। ठीक है। फिर बात करें रेशम यानी सिल्क, तो ये स्टेप याद रखना है। सबसे पहले ऊन के क्या करेंगे, जहाँ से भी आप ऊन प्राप्त करें, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, ऊँट हो, याक हो, खरगोश हो, तो कपड़े बनाएंगे। सबसे पहले उनकी क्या की जाएगी, रोए को काटेंगे, यानी कि जैसे भेड़ है उसके रोए को कट किया जाएगा, ट्रिम किया जाएगा, फिर उसको अच्छे से धोया जाएगा, फिर उसमें कलरिंग किया जाएगा, फिर उसकी कटाई की जाएगी, फिर लास्ट में बुनाई की जाती है। ठीक है। तो 5 स्टेप होता है, रोए काटना, धोना, रंगाई, कटाई और बुनाई। ओके। चलिए अब बात करें रेशम सिल्क, रेशम के कीड़े से प्राप्त। रेशम के कीड़े से प्राप्त, रेशम के कीड़े से प्राप्त रेशम का कीड़ा शहतूत की पत्तियां खाता है। जो रेशम का कीड़ा होता है ना, आपने मलबेरी देखा होगा या खाया होगा, तो उसी की पत्तियों में पाया जाता है। तो रेशम की कीड़े से प्राप्त रेशम का कीड़ा शहतूत की पत्तियां खाता है। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं, सिल्क यानी रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया हाँ कैसे होती है, सबसे पहला अंडे देते हैं, जो लार्वा होते हैं। ठीक है ना, मतलब अंडे देंगे, अंडे से वो लार्वा बनेंगे, इल्ली जिसको कहा जाता है। फिर थर्ड स्टेप कोया बनता है, फिर रेशम के तंतु बनते हैं। ठीक है। और रेशम के प्रकार कौन कौन से थे, मुलबेरी, तसर, एरी, मूंगा, 4 प्रकार है, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। रेशम के कितने प्रकार, 4 प्रकार, मुलबेरी, तसर, एरी और मूंगा। मुलबेरी, तसर, एरी और मूंगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। रेशम का कीड़ा शहतूत की पत्तियां खाता है। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया अंडे, लार्वा, खोया, रेशम तंतु। रेशम के प्रकार मलबेरी, तसर, एरी और मूंगा। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बात की जाए फाइबर तंतु, ठीक है, यार्न, सूत, फैब्रिक, वस्त्र, गिनिंग का मतलब होता है चुनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ देता है। फाइबर मतलब तंतु, यार्न मतलब यार्न को सूत कहते हैं, फैब्रिक को वस्त्र कहा जाता है, गिनिंग यानी चुनाई, स्पिनिंग यानी कटाई, वीविंग यानी बुनाई और सेरिकल्चर यानी रेशम उत्पादन। बात समझ में आई। अब कुछ अन्य फैक्ट को देखते हैं। कपास कहाँ लगता है, फल, कपास जो है फल में लगता है, कॉटन के फलों में लगता है, जिसको बॉल कहा जाता है। ठीक है। जूट कहाँ से प्राप्त होता है, तने से। जूट कहाँ से, तने से प्राप्त होता है। ऊन पशुओं से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। क्रम, पहले तंतु बनेगा, फिर सूत बनेगा, फिर वस्त्र बनेगा। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे हो जाता है ओवर। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। ठीक है। हमारा चैप्टर 4 है वस्तुओं के समूह बनाना, यानी सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है ना, देखिए ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी का मिक्सअप है यहाँ पे। तो वस्तुओं का समूह बनाना यानी सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो सबसे पहले प्रस्तावना को देखते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, वस्तु कैसे अपना ग्रुप बनाती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, कांच, प्लास्टिक, कपड़ा, पानी आदि। इन वस्तुओं को अनेक गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। वस्तुओं को समूह में बांटना हमें उन्हें पहचानने, समझने और उपयोग करने में क्या करता है, हेल्प करता है। वस्तुओं को समूहों में क्यों बांटा जाता है, तो ये भी समझते हैं बांटने का कारण क्या है। वस्तु को पहचान आसान, मतलब जैसे सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम लोग ग्रुप्स में अलग कर देते, थोड़ी सी पहचानना आसान हो जाए। समान गुण वाली वस्तुओं को एक साथ रखा जा सके। सही वस्तु का सही स्थान पर उपयोग आसान होता है। पढ़ाई और वैज्ञानिक अध्ययन भी थोड़ा सा सरल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बांटने की प्रक्रिया होती है, यानी वस्तुओं के उनके गुण के आधार पर जो समूहों में बांटने की प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको सॉर्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। ओके। जैसे आप देखिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है और पदार्थ है। ऑब्जेक्ट जो चीज़ हम देखते हैं, उन्हें उपयोग करते हैं, उन्हें वस्तु कहते हैं। ओके। जैसे मेज, कुर्सी, किताब, पेंसिल आदि, तो ये सब ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। पदार्थ जैसे आपका
कुर्सी मतलब जो वस्तुएं जिन चीज़ों से बनी होती है वो मटेरियल कहलाएगा। जैसे कुर्सी है लकड़ी से बनी है, गिलास है कांच से बना है, चम्मच है स्टील से बना है, तो क्या है वो पदार्थ है। एक वस्तु एक से अधिक पदार्थों से बनी हो सकती है। समानता और असमानता की बात किया जाए तो जिन वस्तुओं के गुण समान होते हैं वे समान कहलाती हैं, जिनके गुण अलग अलग होते हैं वे असमान कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर लकड़ी और प्लास्टिक हल्की होती है, समान होती है। लकड़ी और लोहा भार में अंतर असमान होता है। मतलब जिन वस्तुओं के गुण इक्वल होते हैं वो समान कहलाएंगे, जिनके गुण अलग अलग होंगे वो असमान कहलाएंगे। सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक हल्की हैं तो सेम सेम होती हैं दोनों। लकड़ी और लोहा भारी होता है, भार में अंतर होता है, असमान है दोनों। पदार्थों के गुणों की अगर बात किया जाए तो अब हम गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका दिखावट के आधार पर, अपीयरेंस। कुछ पदार्थ चमकदार होते हैं। क्या है? कुछ पदार्थ चमकदार होते हैं, ठीक है। और कुछ पदार्थ बिना चमक वाले होते हैं। तो जो चमकदार होते हैं उसको लस्ट्रस कहा जाता है, जो बिना चमक वाले होते हैं उसको नॉन लस्ट्रस कहा जाता है। चमकदार पदार्थ जैसे जिनकी सतह चमकती है, उदाहरण के तौर पर सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। बिना चमक वाले पदार्थ जिनके चमक नहीं होती, उदाहरण के तौर पर लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे ध्यान दें। तो धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं? चमकदार होती है। कठोरता के आधार पर अगर देखा जाए, अभी हमने सबसे पहले देखा कौन से? दिखावटी के आधार पर, जो कि चमकदार और नॉन चमकदार। चमकदार सोना, चांदी, तांबा, बिना चमक वाले लकड़ी, कागज और प्लास्टिक। तो अब हम लोग कठोरता के आधार पर भी देख लेते हैं। कठोर के आधार पर जिन्हें दबाना थोड़ा सा कठिन होता है, पत्थर और लोहा। ओके। मुलायम पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया जा सके, रबड़, स्पंज, कपास, तो वो कठोरता के आधार पर भी होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो घुलनशील पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं वो घुलनशील पदार्थ कहलाते हैं, जैसे नमक, चीनी, ये सब हो गया। अघुलनशील पदार्थ जो पानी में नहीं घुलते, जैसे रेत, चौक, पाउडर, तेल, ये सब क्या है? अघुलनशील पदार्थ कहलाएंगे। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, खासकर रेत और चीनी में घुलते हैं पर रेत में नहीं। मतलब इस तरीके से कि कोई ऐसी चीज़ जैसे नमक और चीनी पानी में घुल जाते हैं पर रेत में नहीं, तो क्या है? तो जो पानी में घुल जाए वो घुलनशील पदार्थ, जो नहीं घुले वो अघुलनशील पदार्थ। तैरना और डूबना, फ्लोट और सिंक, ये क्या है? तो कुछ पदार्थ पानी में तैरते रहते हैं, कुछ पदार्थ पानी में डूब जाते हैं। तो तैरने वाले पदार्थ जैसे आप देखिए लकड़ी, थर्माकोल, प्लास्टिक की बोतल। डूबने वाले पदार्थ जो है पत्थर, लोहा, सिक्का। मतलब जो चीज़ें भारी होंगी वो पानी में डूब जाएंगी, जो हल्की होगी वो पर तैरती रहेगी। अब आता है पारदर्शिता। पारदर्शिता के आधार पर, यानी ट्रांसपेरेंसी, पदार्थों को 3 भागों में बांटा जाता है। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, जिनके आर पार देखा जा सकता है, उदाहरण के तौर पर कांच, साफ पानी। अर्धपारदर्शी, जिनके आंशिक रूप से देखा जा सकता है, उदाहरण के तौर पर तेली, कागज, रंगीन, ठीक है। और तीसरा होता है आपका क्या? अपारदर्शी, जिनमें देखा ही नहीं, जैसे लकड़ी, धातु, दीवार। तो 3 तरीके से होता है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट, जो आर पार दिखाई दे। अर्धपारदर्शी, ट्रांसल्यूसेंट, जो आंशिक रूप से दिखाई दे। एक होता है अपारदर्शी। पारदर्शी, अर्धपारदर्शी यानी आधा दिखना, और अपारदर्शी बिल्कुल ना दिखना, ऑपिक्यू, लकड़ी, धातु, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है। अब बात करते हैं धातु और अधातु की, मेटल, नॉन मेटल। तो धातु चमकदार होती है, कठोर होती है, विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर लोहा, तांबा, सोना, क्या है? मेटल। तो विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक, गुड कंडक्टर। अधातु बिना चमक वाली अधातुएं होती हैं, हल्की होती हैं, विद्युत के खराब चालक, बैड कंडक्टर, लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़। तो वो अधातु, ठीक है ना। अधातु नॉन मेटल, जिसमें कोई धातु ना हो, जैसे क्या हो गया? रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, और ये विद्युत के बैड कंडक्टर हैं, तो होते हैं, और यह गुड कंडक्टर होते, चमकदार और कठोर की धातु, लोहा, तांबा, सोना, ये सारी चीज़ें। फिर वस्तुओं को अलग अलग तरीके से समूहित किया जा सकता है।
जैसे एक वस्तु को एक से अधिक गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखना, ठीक है। उदाहरण के तौर पर लोहे की कील धातु है, कठोर है, चमकदार, पानी में डूबती है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को अलग अलग करेंगे तो थोड़ा सा आसानी होगी। तो फाइनली इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकल के आया कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। गुण जैसे दिखावट, कठोरता, घुलनशील या फिर तैरना या फिर डूबना, ठीक है। पारदर्शिता, यह वर्गीकरण विज्ञान की समझ को आसान बनाता है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं और ये हमारा था चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4। अब क्योंकि ये जो क्लास है काफ़ी लंबी हो जाएगी मैराथन क्लास, तो ऐसा नहीं कि हमें एक 1.5 घंटे 2 घंटे में एक बार में ले लें, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो बीच में रुक सकता है। तो हम लोग इसके 2-3 पार्ट में करेंगे। तो पार्ट 1 मैराथन क्लास का पार्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने NCERT चैप्टर 1, 2, 3 और 4 को देखा है। ये मैराथन क्लास का पार्ट 1 है, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग 5 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितने मिनट का नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत की पॉइंट्स। आप किताबें लेके बैठिए, बहुत टाइम वेस्ट होगा और आपको हमने यहाँ पे 30 मिनट में टू द पॉइंट पूरे 4 चैप्टर्स कवर करा दिए हैं। और ये आपका पूरा CTET और MPTET और जहाँ भी वर्ग 2 में साइंस पूछा जाता है TGT लेवल का, हर जगह इसका यूज़ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आपको कंप्लीट NCERT नोट्स चाहिए, टोटल 6 to 10th ऑल, तो क्योंकि इस हर चैप्टर में हम MCQs वगैरह हर कुछ इंक्लूड किए हैं, बट यहाँ पे MCQs नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में तो हमारी टीम का नंबर है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करिएगा। बहुत मिनिमम प्राइस है, आप पूरा कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।